निकलो हमारे घर से। अरे निकल जाओ ना, कितनी बदबू आ रही है। अगर तुम लोग यहाँ आए हो तो कम से कम नहाकर तो आते। चाची ने मुझे और मेरे छोटे भाई को धक्का दिया। हम दोनों संभल नहीं सके और लड़खड़ाकर जमीन पर गिरने वाले थे कि तभी पीछे से पिताजी ने हमें पकड़ लिया। उन्होंने हमें संभाल तो लिया था, लेकिन उनकी आंखों में तो दुख था और बेबसी। उन्होंने हम दोनों की तरफ देखा और फिर धीरे से पूछा, क्या हुआ भाभी? वो मुंह बनाकर बोली, यहाँ आने का तो बहुत शौक है ना। यहाँ आने से कम इन्हें नहला तो लाते। पिताजी की आंखें शर्मिंदगी से झुक गईं। मेरा नाम दिव्या है। हमारा एक छोटा सा घर था जिसमें मैं अपने पिताजी, माँ और अपने छोटे भाई रवि के साथ रहती थी। हमारा घर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उसमें प्यार बहुत था। घर की दीवारें पुरानी थी, छत भी कई जगह से टूटी हुई थी। बरसात के दिनों में कभी कभी पानी भी टपकने लगता था, लेकिन फिर भी हमें अपना घर बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि वही हमारी पूरी दुनिया थी। मेरे पिताजी की शहर में साइकिल रिपेयर करने की एक छोटी सी दुकान थी। सुबह बहुत जल्दी उठकर वो दुकान के लिए निकल जाते थे और शाम को देर से घर वापस आते थे। दिन भर धूप में बैठकर मेहनत करते थे, तब जाकर घर का खर्चा चलता था। हमारी आर्थिक हालत बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन पिताजी ने कभी हमें ये महसूस नहीं होने दिया कि वो परेशान हैं। वो हमेशा हमारे सामने मुस्कुराकर ही बात करते थे। मेरे छोटे भाई का नाम रवि था। वो मुझसे 2 साल छोटा था। हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे और रोज साथ में स्कूल जाया करते थे। हमारा स्कूल शहर में था, जबकि घर शहर से काफी दूर था, इसलिए स्कूल जाने में बहुत परेशानी होती थी। कभी कोई रिक्शा मिल जाता था तो कभी नहीं मिलता था। कई बार तो ऐसा होता था कि हम दोनों को कई कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। गर्मियों में धूप इतनी तेज होती थी कि सर चकराने लगता था और सर्दियों में ठंडी हवा से हाथ पैर सुन्न हो जाते थे। लेकिन फिर भी हम दोनों पढ़ाई नहीं छोड़ते थे, क्योंकि पिताजी हमेशा कहते थे कि गरीबी से बाहर निकलने का सबसे अच्छा रास्ता पढ़ाई ही है। इसीलिए चाहे कितनी भी परेशानी हो, हम रोज स्कूल जाते थे। कई बार रास्ते में दूसरे बच्चों को उनके माता पिता गाड़ी में छोड़ने आते थे। उन्हें देखकर मन थोड़ा उदास हो जाता था, लेकिन फिर मैं खुद को समझा लेती थी कि हर किसी की जिंदगी एक जैसी नहीं होती और हमें अपनी मेहनत पर भरोसा रखना चाहिए। एक दिन पिताजी के छोटे भाई ने हमें अपने घर बुलाया था। पिताजी ये खबर सुनकर बहुत खुश थे, क्योंकि वो अपने छोटे भाई से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने हमेशा उसे बेटे की तरह माना था। बचपन से लेकर आज तक हर मुश्किल में उसका साथ दिया था, इसलिए जब भी वहां से बुलावा आता था, पिताजी मना नहीं कर पाते थे। उस दिन माँ ने हमारे सबसे अच्छे कपड़े निकाले। हालांकि वो कपड़े भी बहुत साधारण से थे, लेकिन माँ ने उन्हें साफ करके अच्छे से इस्त्री की और हमें पहनाए। फिर हम सब तैयार होकर चाचा के घर पहुंचे। उनका घर बहुत बड़ा और शानदार था। ऊंची दीवारें, बड़ा सा गेट, महंगी गाड़ियां और अंदर हर तरह की सुविधा थी। वो हमारे घर से बिल्कुल अलग दुनिया जैसा लगता था। जैसे ही हम गेट के अंदर पहुंचे, मेरी चाची ने हमें देख लिया। उन्होंने पहले तो मुझे देखा, फिर रवि को देखा और अचानक उनका चेहरा बिगड़ गया। वो गुस्से में हमारी तरफ बढ़ी और बोली, निकलो हमारे घर से। कितनी बदबू आ रही है तुम लोगों से, नहाते नहीं हो क्या? उनकी आवाज़ इतनी तेज थी कि घर में मौजूद बाकी लोग भी हमारी तरफ देखने लगे। मैं और रवि घबरा गए। हमें समझ ही नहीं आया कि हमने क्या गलती कर दी है। तभी उन्होंने हमें धक्का दे दिया। हमारा संतुलन बिगड़ गया और हम दोनों पीछे गिरने ही वाले थे कि तभी पिताजी ने दौड़कर हमें संभाल लिया। मैं पिताजी के चेहरे की तरफ देख रही थी। उनके चेहरे पर दुख साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत शांत आवाज में पूछा, क्या हुआ भाभी? हमसे कोई गलती हो गई है क्या? चाची ने तिरस्कार भरी नजरों से हमें देखा और बोली, हमारे घर आने का बहुत शौक है तुम्हें, लेकिन कम से कम नहा धोकर तो आया करो। कितनी बदबू आ रही है। पूरे घर का माहौल खराब कर दिया तुम लोगों ने। उनकी बातें सुनकर मेरा सर शर्म से झुक गया। मैंने अपने कपड़ों को सूंघ कर भी देखा, लेकिन मुझे कोई बदबू नहीं आ रही थी। मैं समझ गई थी कि वो हमें नीचा दिखाने के लिए ऐसा कह रही हैं। मेरी माँ की आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। पिताजी भी चुप रहे। उनकी आंखों में शर्मिंदगी साफ दिखाई दे रही थी। शायद उन्हें अपने लिए नहीं, बल्कि हमारे लिए दुख हो रहा था, क्योंकि उनके बच्चे बिना किसी गलती के अपमानित किए जा रहे थे। माँ ने हमारा हाथ पकड़ा और बिना कुछ बोले हमें वहां से वापस ले आई। पूरे रास्ते कोई कुछ नहीं बोला। घर पहुंचने के बाद भी घर में अजीब सा सन्नाटा था।
मैं बार बार सोच रही थी कि चाची हमसे इतनी नफरत क्यों करती हैं। आखिर हमने उनका क्या बिगाड़ा था। दरअसल इसकी वजह बहुत पुरानी थी। मेरे पिताजी ने अपनी पसंद से शादी की थी और यही बात मेरे दादाजी को बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। वो चाहते थे कि पिताजी उनकी पसंद की लड़की से शादी करें, लेकिन पिताजी ने माँ को चुना और यही बात दादाजी के दिल में चुभ गई थी। उन्होंने अपने गुस्से में आकर अपनी सारी जायदाद अपने छोटे बेटे यानी मेरे चाचा जी के नाम कर दी थी और पिताजी को सिर्फ एक छोटा सा घर दिया था जो शहर से काफी दूर था। दादाजी ने अपनी नाराजगी वसीयत में निकाल दी थी। पिताजी चाहते तो लड़ सकते थे, अपना हिस्सा मांग सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो चुपचाप सब छोड़कर अलग हो गए थे। उन्होंने कभी दादाजी से बहस नहीं की और ना ही अपने छोटे भाई से कोई शिकायत की, लेकिन उस फैसले की सजा आज हम सब भुगत रहे थे। हमारे पास पैसों की कमी थी, हमें छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए भी सोचना पड़ता था, जबकि चाचा और चाची बहुत आराम की जिंदगी जी रहे थे। मेरी चाची बहुत घमंडी औरत थी। उन्हें अपने पैसों और बड़े घर का बहुत घमंड था। वो हमेशा हमें गरीब होने का एहसास दिलाती रहती थी। मुझे उनके घर जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि हर बार वहां जाकर हमें कोई ना कोई अपमान सहना पड़ता था। लेकिन पिताजी अपने छोटे भाई से बहुत प्यार करते थे। वो आज भी उसे उसी नज़र से देखते थे जैसे बचपन में देखते थे। उन्हें उम्मीद थी कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा और परिवार फिर से पहले जैसा हो जाएगा। इसीलिए चाहे जितनी भी बेइज्जती क्यों न सहनी पड़े, वो अपने भाई के लिए उसके घर चले जाते थे। और शायद यही उनकी सबसे बड़ी अच्छाई भी थी और सबसे बड़ी कमजोरी भी। मैं धीरे धीरे बड़ी होने लगी थी और अब मुझे दुनिया की बहुत सी बातें समझ आने लगी थी। बचपन में जो बातें सिर्फ अजीब लगती थी, अब उनके पीछे की सच्चाई भी समझ आने लगी थी। पहले मुझे लगता था कि लोग हमें पसंद नहीं करते, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया था कि गरीबी सिर्फ जेब को खाली नहीं करती, बल्कि कई लोगों की नज़रों में इंसान की कीमत भी कम कर देती है। मैंने बहुत छोटी उम्र में ये महसूस कर लिया था कि गरीब होना सिर्फ पैसे की कमी नहीं है, बल्कि कई बार इज्जत की कमी भी बन जाता है। लोग आपके कपड़ों से आपको आंकते हैं, आपके घर से आपकी हैसियत तय करते हैं और आपके पास कितना पैसा है उसी हिसाब से आपसे बात करते हैं। ये सब देखकर मुझे दुख भी होता था और गुस्सा भी आता था, लेकिन इसी ने मेरे अंदर कुछ कर दिखाने की आग भी पैदा करती थी। मैं अपनी माँ को अक्सर परेशान देखा करती थी। वो बाहर से चाहे जितना सामान्य दिखने की कोशिश करती, लेकिन मैं उनकी आंखों में छिपी चिंता साफ पढ़ लेती थी। कभी घर के खर्चे की चिंता होती थी, कभी मेरी पढ़ाई की और कभी रवि की फीस की। कई बार रात को जब उन्हें लगता था कि मैं सो गई हूँ, तब वो पिताजी से धीरे धीरे घर की परेशानियों के बारे में बात करती थी और मैं चुपचाप सब सुनती रहती थी। एक दिन मैंने माँ से पूछा कि आखिर दादाजी हम लोगों से इतनी नफरत क्यों करते थे। तब माँ कुछ देर चुप रही और फिर धीरे धीरे मुझे सारी बात बताने लगी। उन्होंने बताया कि जब उनकी शादी हुई थी और वो पहली बार दादाजी के घर गई थी, तब वहाँ किसी ने उनका स्वागत नहीं किया था। दादाजी तो उन्हें देखते तक नहीं थे। घर के बाकी लोग भी हर बात में उनकी कमी निकालते रहते थे। माँ चाहे कितना भी अच्छा काम कर ले, किसी को कभी कुछ अच्छा नहीं लगता था। दरअसल दादाजी ने पिताजी की शादी अपने एक रिश्तेदार की बहन से तय कर रखी थी। वो चाहते थे कि पिताजी उसी लड़की से शादी करें, लेकिन पिताजी को मेरी माँ पसंद थी और उन्होंने अपनी मर्जी से उनसे शादी कर ली थी। बस यही बात दादाजी को इतनी बुरी लग गई कि उन्होंने कभी माँ को स्वीकार ही नहीं किया। माँ ये सब बताते हुए मुस्कुरा तो रही थी, लेकिन उनकी आंखों में छिपा दर्द मैं साफ देख सकती थी। उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सहा था, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उन्होंने उस आदमी से शादी की थी जिससे वो प्यार करती थी। मुझे ये बात बहुत गलत लगती थी, क्योंकि माँ ने किसी का क्या बिगाड़ा था। उन्होंने तो सिर्फ अपने पति का साथ दिया था, लेकिन फिर भी उन्हें सजा मिलती रही। और इसी बात ने मुझे ये भी सिखाया कि कई बार माँ बाप भी अपने बच्चों के साथ गलत कर जाते हैं। ये बात मुझे सबसे ज्यादा दादाजी की उस वसीयत को देखकर महसूस हुई थी, जिसमें उन्होंने अपने बड़े बेटे को लगभग कुछ भी नहीं दिया था। मैं सोचती थी कि अगर कोई पिता अपने बच्चों से बराबर प्यार करता है तो फिर ऐसा कैसे कर सकता है, लेकिन शायद गुस्सा और अहंकार कई बार इंसान को अंधा बना देते हैं। समय बीतता गया और अब मैं कॉलेज में पहुंच चुकी थी। मेरे लिए कॉलेज जाना किसी सपने के जैसा था, क्योंकि हमारे परिवार में बहुत कम लोग इतने आगे तक पढ़ पाए थे। मैं जानती थी कि मेरी पढ़ाई पर घर का बहुत पैसा खर्च हो रहा है, इसलिए मैं हर दिन और ज़्यादा मेहनत करती थी।
जब भी मैं माँ को परेशान देखती तो उनके पास बैठ जाती और उनका हाथ पकड़कर कहती, माँ तुम बिल्कुल चिंता मत किया करो। एक दिन तुम्हारी बेटी खूब पढ़ेगी लिखेगी और कुछ बनकर दिखाएगी। फिर हम ऐसे नहीं रहेंगे। फिर तुम्हें किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। मेरी बात सुनकर माँ की आंखों में चमक आ जाती थी। वो प्यार से मेरे सर पर हाथ फेरती और कहती कि हाँ बेटी, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम बस मन लगाकर पढ़ाई करो, बाकी सब ठीक हो जाएगा। उनकी ये बातें सुनकर मुझे और हिम्मत मिलती थी। मेरा पूरा ध्यान पढ़ाई पर था। मुझे ना घूमने फिरने का शौक था और ना ही फालतू बातों में समय बर्बाद करना अच्छा लगता था। जब मेरे कॉलेज की लड़कियां घंटों बैठकर फैशन और लड़कों की बातें करती थी, तब मैं लाइब्रेरी में बैठकर किताबें पढ़ती थी, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे सपनों तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ मेहनत से होकर जाता है। कॉलेज में एक लड़का था जो हमारी क्लास में पढ़ता था। एक दिन उसे पढ़ाई से जुड़ी किसी बात में परेशानी हो रही थी, तो उसने मुझसे एक सवाल पूछा। मैंने उसे समझा दिया और जब उसे समझ में आ गया तो उसने मुस्कुराकर मुझे थैंक यू कहा। मैंने भी बस सर हिलाकर जवाब दे दिया और अपनी पढ़ाई में लग गई। उस दिन के बाद मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और सच कहूँ तो मैं उसे लगभग भूल ही गई थी, क्योंकि मेरे पास ऐसी बातों के लिए समय नहीं था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो मुझे भूल नहीं पाया था। शायद उसी दिन से उसने मुझे नोटिस करना शुरू कर दिया था। मुझे इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि कोई मुझे भी पसंद करने लगा है, क्योंकि मेरा ध्यान सिर्फ अपनी किताबों और अपने सपनों पर था। मैं बस इतना जानती थी कि मुझे अपने परिवार की ज़िंदगी बदलनी है और इसके लिए मुझे हर हाल में सफल होना है। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा और मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मेरी ज़िंदगी एक नए मोड़ की तरफ बढ़ रही है। और फिर कुछ दिन के बाद एक ऐसी बात हुई जिसकी मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। उस दिन मैं कॉलेज से वापस आई थी और हमेशा की तरह अपने कमरे में जाकर किताबें निकालकर पढ़ने बैठने वाली थी। लेकिन तभी मैंने देखा कि माँ के चेहरे पर कुछ अलग सी खुशी थी। वह रसोई में काम कर रही थी और बार बार मुस्कुरा भी रही थी। मुझे थोड़ा अजीब लगा, इसलिए मैं उनके पास चली गई और पूछा, माँ क्या बात है, आज आप इतनी खुश क्यों लग रही हो? मेरी बात सुनकर उन्होंने काम करते करते मेरी तरफ देखा और बोली, दिव्या तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छे घर से रिश्ता आया है। उनकी बात सुनकर मैं कुछ पल के लिए चुप रह गई, क्योंकि मैंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं था। मैंने हैरानी से पूछा, कौन लोग हैं? तो माँ बोली, हमारे ही मोहल्ले में रहते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं और शायद उनका लड़का तुम्हारे कॉलेज में भी पढ़ता है। ये सुनते ही मेरे दिमाग में अचानक वही लड़का आया जिसने कुछ समय पहले मुझसे पढ़ाई का एक सवाल पूछा था और फिर मुझे थैंक यू कहा था। मैं उसका नाम तक नहीं जानती थी और ना ही मैंने कभी उससे दोबारा बात की थी, लेकिन न जाने क्यों उसी का चेहरा मेरे सामने आ गया। माँ कुछ और कह रही थी, लेकिन मैं कुछ देर तक सोचती रही। फिर मैंने खुद को संभाला और साफ शब्दों में कहा, माँ मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। मेरी बात सुनकर माँ थोड़ा हैरान हुई। उन्होंने पूछा, क्यों नहीं करना चाहती? मैंने बिना झिझक कहा, क्योंकि मैं अभी पढ़ना चाहती हूँ, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ, मैं कुछ बनना चाहती हूँ और सबसे ज़रूरी बात, मैं आप लोगों के लिए कुछ करना चाहती हूँ। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी गरीबी देखी है और अब मैं उसे बदलना चाहती हूँ। अभी शादी के बारे में सोचने का मेरा कोई इरादा नहीं है। माँ मेरी बातें सुनती रही, फिर बोली, बेटी तुम्हारी उम्र की लड़कियां तो अब शादी कर रही हैं, कई तो बच्चों की माँ भी बन गई हैं। तुम्हें भी अब अपनी जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए। मैंने कहा, माँ मेरी जिंदगी सिर्फ शादी नहीं है, मेरे भी कुछ सपने हैं, मैं उन्हें पूरा करना चाहती हूँ। लेकिन माँ अपनी बात पर अड़ी रही। फिर उन्होंने कहा कि तुम्हारे चाचा के बेटे राघव की भी तो शादी हो रही है, उसकी उम्र भी तुम्हारे आसपास ही है। उनकी ये बात सुनकर मैं चौंक गई। मैंने पूछा, क्या राघव की शादी हो रही है? आपको कैसे पता? तब माँ बोली, उनकी शादी का निमंत्रण आया है, अगले महीने शादी है और हम सबको बुलाया गया है। ये सुनते ही मेरे मन में पुराने जख्म फिर से ताज़ा हो गए। मुझे चाची की बातें याद आने लगीं। उनका हमें घर से धक्का देकर निकालना याद आया, उनका हमारा मजाक उड़ाना याद आया और वो सारी बेइज्जती याद आने लगी जो हमने सालों तक सही थी। मैंने तुरंत माँ से कहा कि हम लोग वहाँ नहीं जाएंगे। मेरी बात सुनकर माँ ने पूछा, क्यों नहीं जाएंगे? मैंने कहा, क्योंकि उन लोगों ने हमारे साथ कभी अच्छा व्यवहार नहीं किया, उन्होंने हमेशा हमें नीचा दिखाया है। अब जब उनके बेटे की शादी है तो उन्होंने सिर्फ दिखावे के लिए बुलाया है। मैं वहाँ बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती। माँ कुछ कहती उससे पहले ही पिताजी भी घर आ गए और उन्होंने हमारी बात सुन ली। फिर उन्होंने शांत आवाज में कहा, दिव्या चाहे कुछ भी हो वो मेरा छोटा भाई है, उसने बुलाया है
तो हमें जाना चाहिए। मैंने पिताजी की तरफ देखा और कहा, लेकिन पिताजी, क्या आपको याद नहीं है उन्होंने हमारे साथ कैसा व्यवहार किया था? क्या आपको याद नहीं है कि कितनी बार हमें अपमानित किया गया? क्या आप ये भी भूल गए कि जब हमें सबसे ज्यादा अपने लोगों की जरूरत थी, तब सबने हमसे मुंह मोड़ लिया था? मेरी आवाज में दर्द था, लेकिन पिताजी फिर भी मुस्कुराए और बोले, बेटा, रिश्ते टूट जाने से कोई फायदा नहीं होता। अगर उन्होंने बुलाया है तो हमें जाना चाहिए। आखिर वो हमारा परिवार है। उनकी बात सुनकर मैं और ज्यादा कुछ नहीं बोल पाई, क्योंकि मैं जानती थी कि पिताजी अपने भाई से कितना प्यार करते हैं, चाहे सामने वाला उनके साथ कितना भी गलत क्यों ना करे। वो रिश्ते निभाना नहीं छोड़ते थे। माँ ने भी कहा कि फैसला हो चुका है, हम सब शादी में जाएंगे। ये सुनकर मैं चुप हो गई, क्योंकि मुझे पता था कि अब कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं है। फिर माँ ने दोबारा रिश्ते की बात छेड़ दी और पूछा कि आखिर तुम्हारा फैसला क्या है। मैं उनकी तरफ मुड़ी और साफ शब्दों में कहा, माँ, जब तक मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं तब तक इस बारे में मुझसे कोई बात नहीं करेगा। और जहाँ तक इस रिश्ते की बात है तो मेरी तरफ से ना है। मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। मुझे सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है और मैं अपने फैसले से पीछे नहीं हटूंगी। ये कहकर मैं वहां से उठ गई और अपने कमरे में चली गई। लेकिन उस रात में देर तक जागती रही, क्योंकि एक तरफ वो रिश्ता था जिसके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानती थी, और दूसरी तरफ चाचा के घर होने वाली शादी थी जहां जाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था। मुझे ऐसा लग रहा था कि आने वाले दिन मेरी जिंदगी में कुछ ऐसा लेकर आने वाले हैं जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और फिर आखिर वो दिन भी आ गया जिस दिन हमें राघव की शादी में जाना था। सच कहूं तो मेरा वहां जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। मैं तो शुरू से ही इस शादी में जाने के खिलाफ थी, क्योंकि मुझे पहले से पता था कि वहां जाकर हमें कोई सम्मान नहीं मिलने वाला। लेकिन पिताजी ने फैसला कर लिया था और उनके फैसले के आगे हम कुछ नहीं कह सकते थे। मैं कई बार सोचती थी कि आखिर पिताजी अपने छोटे भाई से इतना प्यार क्यों करते हैं, जिसने उन्हें कभी नहीं समझा, जिसने कभी उनका साथ नहीं दिया, और जिसकी वजह से हम लोगों को बार बार अपमान सहना पड़ा। लेकिन शायद पिताजी का दिल बहुत साफ था। वो रिश्तों को निभाना जानते थे, चाहे सामने वाला उनकी कदर करे या ना करे। वो हमेशा अपने रिश्तों को बचाने की कोशिश करते थे। शादी वाले दिन माँ ने हमारे लिए जितने अच्छे कपड़े थे वही निकाल दिए। मेरे पास एक साधारण सा सूट था और रवि ने भी अपने पुराने लेकिन साफ कपड़े पहन लिए। पिताजी ने अपनी सबसे अच्छी शर्ट पहनी, जो अब थोड़ी पुरानी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने उसे बड़े प्यार से पहन रखा था। हम सब तैयार होकर शादी में जाने के लिए घर से निकल पड़े। जब हम मैरिज हॉल पहुंचे तो उसकी भव्यता देखकर मैं कुछ पल के लिए रुक गई। वो बहुत ही बड़ा और शानदार हॉल था। चारों तरफ रंग बिरंगी लाइटें लगी हुई थी। फूलों से इतनी सुंदर सजावट की गई थी कि पूरा माहौल किसी फिल्म जैसा लग रहा था। हर तरफ हंसी खुशी का माहौल था। लोग महंगे कपड़े पहनकर आए हुए थे। महिलाओं के गहने चमक रहे थे और पुरुष भी बड़े सलीके से तैयार होकर घूम रहे थे। चारों तरफ खाने की खुशबू फैली हुई थी। तरह तरह के पकवान बने हुए थे और लोग उनकी तारीफें कर रहे थे। मैं अपने परिवार की तरफ देख रही थी। हम सब बहुत ही साधारण कपड़ों में थे और बाकी लोगों से बिल्कुल अलग दिखाई दे रहे थे। लेकिन फिर भी हम चुपचाप एक तरफ जाकर बैठ गए। उनके चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। दूर से देखने पर सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन मेरे मन में अजीब सी बेचैनी थी। मुझे लग रहा था कि कुछ न कुछ जरूर होगा। कुछ देर बाद खाना शुरू होने वाला था। तभी मेरा छोटा भाई रवि इधर उधर देखने के लिए उठकर थोड़ा आगे जाने लगा। तभी मैंने देखा कि चाची हमारी तरफ आ रही हैं। उन्हें देखते ही मेरे मन में पुरानी बातें फिर से ताज़ा हो गईं। वो हमारे पास आईं और उनके चेहरे पर वही घमंड साफ दिखाई दे रहा था। फिर उन्होंने धीमी लेकिन ताने भरी आवाज में कहा, आप लोग यहाँ क्यों बैठे हैं? दूसरी तरफ जाकर बैठ जाइए। यहाँ इतने बड़े बड़े मेहमान बैठे हैं। अगर आप लोग यहीं बैठे रहे तो लोग क्या कहेंगे? उनकी बात सुनकर मैं चुप रह गई, लेकिन उन्होंने यही बात खत्म नहीं की। वो आगे बोली, हमें बहुत अच्छा लगा कि आप लोग आए, लेकिन अब आप लोग वहाँ जाकर खाना खा लीजिए और फिर घर चले जाइए। उनकी आवाज़ में साफ साफ महसूस हो रहा था कि वो हमें वहाँ नहीं देखना चाहती थी। उनकी बातें सुनकर मेरा खून खौल उठा, लेकिन मैं कुछ नहीं बोली, क्योंकि मैं वहाँ कोई तमाशा नहीं करना चाहती थी। मैंने माँ की तरफ देखा। उनकी आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। वो कुछ पल तक तो चुप बैठी रही, फिर अचानक उठ खड़ी हुई और बोली, चलो यहाँ से। उनके चेहरे से साफ लग रहा था कि उनका दिल पूरी तरह से टूट चुका है। हम सब बिना कुछ कहे वहां से उठ गए और बाहर आ गए। रास्ते भर कोई कुछ नहीं बोला।
घर पहुंचने के बाद भी घर में सन्नाटा छाया रहा। माँ अपने कमरे में चली गई और मैं जानती थी कि वो अंदर ही अंदर बहुत दुखी है। लेकिन उन्होंने फिर भी पिताजी से कोई शिकायत नहीं की, क्योंकि वो जानती थी कि इसमें पिताजी की कोई गलती नहीं थी। वो खुद भी तो हर बार यही उम्मीद लेकर जाते थे कि शायद इस बार उन्हें अपनेपन का एहसास होगा, लेकिन हर बार उन्हें निराशा ही मिलती थी। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि पिताजी घर के बाहर सीढ़ियों पर अकेले बैठे हुए हैं। उनके चेहरे पर उदासी साफ दिखाई दे रही थी। मैं धीरे से जाकर उनके पास बैठ गई। कुछ देर तक हम दोनों चुप रहे। फिर मैंने उनकी तरफ देखा और पूछा, पिताजी, आप अपने भाई से इतना प्यार क्यों करते हैं? आप हर बार उनके बुलाने पर क्यों चले जाते हैं, जबकि आपको पता है कि वहाँ हमारी कितनी बेइज्जती होती है? आपको पता है कि वो लोग हमें कभी अपना नहीं मानते, फिर भी आप हर बार उनसे उम्मीद क्यों रखते हैं? मेरी बात सुनकर पिताजी कुछ देर तक चुप रहे। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोले, दिव्या, क्योंकि वो मेरा छोटा भाई है। बचपन में हम दोनों साथ बड़े हुए हैं, साथ खेले हैं, साथ खाया है। मैं उसे कैसे भूल जाऊं बेटा? इंसान चाहे कितना भी बदल जाए, लेकिन दिल में रिश्तों की जगह कभी खत्म नहीं होती। मैं उनकी बात सुन रही थी, लेकिन मेरे मन में दर्द था। मैंने कहा, लेकिन पिताजी, रिश्ते सिर्फ एक तरफ से नहीं निभाए जाते। अगर सामने वाला बार बार आपको ठुकराए, तो फिर कब तक उसके पीछे भागना चाहिए? आपकी आंखों में आज जो दुख है, वो मैंने पहली बार नहीं देखा है। हर बार ऐसा ही होता है और हर बार आप चुप रह जाते हैं। मेरी बात सुनकर पिताजी ने मेरे सर पर हाथ फेरा और बोले, बेटा, जिंदगी में नफरत करना बहुत आसान है, लेकिन प्यार बनाए रखना बहुत मुश्किल होता है। मैं अपने भाई जैसा नहीं बनना चाहता। अगर वो मुझे नहीं समझ पाया, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी उसे छोड़ दूं। उनकी बात सुनकर मेरी आंखें भर आईं, क्योंकि उस समय मुझे महसूस हुआ कि मेरे पिताजी सिर्फ गरीब नहीं थे, बल्कि दिल से बहुत अमीर इंसान थे। शायद इसी वजह से दुनिया उन्हें समझ नहीं पाती थी। लेकिन मैं उस दिन के बाद उन्हें पहले से भी ज्यादा सम्मान देने लगी थी और मन ही मन ये वादा कर रही थी कि एक दिन मैं इतनी सफल बनूंगी कि कोई भी इंसान मेरे पिताजी को कभी छोटा समझने की हिम्मत नहीं करेगा। उस दिन के बाद से मैंने पहले से भी ज्यादा मेहनत करनी शुरू कर दी थी। शादी में जो कुछ हुआ था, उसने मुझे अंदर तक झंझोड़ दिया था और मैंने मन ही मन ठान लिया था कि अब मैं अपनी जिंदगी बदल कर ही रहूंगी। अब मेरा पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर रहने लगा था। मैं हर उस चीज से दूरी बनाने लगी थी जो मेरा समय बर्बाद कर सकती थी। मेरे लिए अब सिर्फ एक ही चीज सबसे ज्यादा जरूरी थी, और वो था अपना सपना पूरा करना। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और फिर मेरे एग्जाम्स आ गए। मैंने दिन रात एक करके तैयारी की थी। कई बार तो ऐसा होता था कि मैं पढ़ते पढ़ते रात के 2-3 बजे तक जागती रहती थी और फिर सुबह जल्दी उठकर दोबारा किताबों के सामने बैठ जाती थी। मेरी मेहनत का नतीजा तब मिला जब रिजल्ट आया। जैसे ही कॉलेज में रिजल्ट घोषित हुआ, पूरा कॉलेज हैरान रह गया, क्योंकि मैंने पूरे कॉलेज में टॉप किया था। जब मुझे ये खबर मिली तो कुछ देर के लिए मुझे खुद पर यकीन ही नहीं हुआ। मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे, क्योंकि ये सिर्फ मेरा नहीं बल्कि मेरे पूरे परिवार का सपना था। मैं दौड़कर घर पहुंची और सबसे पहले ये खबर माँ और पिताजी को सुनाई। मेरी बात सुनकर दोनों की आंखें खुशी से भर आईं। रवि तो खुशी के मारे उछलने लगा था। वो बार बार कह रहा था कि मेरी दीदी सबसे होशियार है, मेरी दीदी सबसे आगे निकली है। उस दिन हमारे छोटे से घर में जो खुशी थी, उसे शब्दों में बताना मुश्किल था। कॉलेज की तरफ से मुझे स्कॉलरशिप भी मिली थी और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि अब आगे की पढ़ाई का थोड़ा बोझ कम हो गया था। उसी दिन मैंने अपने परिवार के सामने एक और बात रखी। मैंने कहा कि मैं जज बनना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर कुछ पल के लिए सब लोग चुप हो गए। फिर माँ ने पूछा, सच में बेटी? मैंने मुस्कुराकर कहा कि हाँ माँ, मैं जज बनना चाहती हूँ। मैं ऐसा मुकाम हासिल करना चाहती हूँ जहाँ लोग मुझे मेरी पहचान से जाने, ना कि मेरी गरीबी से। उस दिन पिताजी ने मेरे सर पर हाथ रखकर कहा, अगर तुम्हारा सपना यही है तो पूरी मेहनत से उसे पूरा करो। मैं ये सुनकर बहुत खुश हुई और उसी दिन से मैंने जज बनने की तैयारी शुरू कर दी। अब मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद था और वो था अपने सपने को सच करना। मैं रोज घंटों तक पढ़ाई करती थी, कानून की किताबें पढ़ती थी, नोट्स बनाती थी और हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करती थी। धीरे धीरे ये बात पूरे परिवार और रिश्तेदारों में फैल गई कि दिव्या जज बनना चाहती है। लेकिन जहाँ कुछ लोग खुश थे, वहीं ज्यादातर लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे थे। कई लोग हंसते हुए कहते थे कि इसे लगता है कि ये जज बन जाएगी। अरे पहले अपनी औकात तो देखो, फिर इतने बड़े सपने देखा करो।
कुछ लोग कहते थे कि बड़े बड़े सपने देखने से कुछ नहीं होता और जब ये सपना टूटेगा तब इसे असली दुनिया समझ आएगी। सबसे ज्यादा बातें मेरी चाची बनाती थी। उन्हें तो जैसे मेरे बारे में कुछ बुरा कहने का बहाना बस चाहिए होता था। वो लोगों के सामने कहती थी कि इस लड़की को तो देखो, इसे लगता है कि ये जज बन जाएगी। पहले अपने घर की हालत देखो, फिर ऐसे सपने देखा करो। कई बार तो वो इतनी बातें कहती थी कि अगर उनकी जगह कोई और होता तो शायद टूट जाता, लेकिन मैंने उनकी बातों को कभी अपने दिल पर नहीं लिया, क्योंकि मैं जानती थी कि जो लोग खुद कुछ नहीं कर पाते, वही दूसरों के सपनों का मजाक उड़ाते हैं। सच कहूं तो उस समय मेरे माँ और पिताजी को भी पूरी तरह भरोसा नहीं था कि मैं इतनी बड़ी सफलता हासिल कर पाऊंगी। वो मुझसे प्यार बहुत करते थे, लेकिन शायद उन्हें डर था कि कहीं मैं बहुत बड़ी उम्मीद लगाकर बाद में दुखी न हो जाऊं। लेकिन उन्होंने कभी मेरा हौसला नहीं तोड़ा। वो हमेशा यही कहते थे कि मेहनत करते रहो, बाकी सब ऊपर वाले पर छोड़ दो। और शायद यही बात मुझे सबसे ज्यादा ताकत देती थी। मैंने तय कर लिया था कि मैं किसी की बातों पर ध्यान नहीं दूंगी, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं हर किसी की बात को सुनने लगूंगी तो कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाऊंगी। इसीलिए मैंने लोगों की बातें सुनना ही छोड़ दिया था। मैं सिर्फ अपने काम पर ध्यान देती थी। सुबह सुबह जल्दी उठ जाती थी। जब पूरा मोहल्ला सो रहा होता था, तब मैं किताब लेकर बैठ जाती थी। कई बार तो सर्दियों की ठंडी सुबह में भी मैं कंबल से निकलकर पढ़ाई करने बैठ जाती थी और गर्मियों में पसीने से भीगते हुए भी किताबों के सामने घंटों बैठी रहती थी। दिन भर पढ़ाई करने के बाद भी जब रात होती थी, तब मैं दोबारा पढ़ने बैठ जाती थी। कई बार माँ कहती थी कि थोड़ा आराम कर लो, लेकिन मुझे लगता था कि अभी आराम करने का समय नहीं है, क्योंकि मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ था। जब दूसरे लोग मेरे सपनों का मजाक उड़ा रहे थे, तब मैं अपने सपनों को सच करने की तैयारी कर रही थी। जब दूसरे लोग मेरी असफलता की बातें कर रहे थे, तब मैं अपनी सफलता की नींव रख रही थी। और मुझे पूरा विश्वास था कि एक दिन वही लोग जो आज मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, वही लोग मेरी सफलता की कहानियां सुनाएंगे। इसलिए मैं चुपचाप मेहनत करती रही और अपनी किताबों में खोई रही, क्योंकि अब मुझे सिर्फ एक ही चीज दिखाई देती थी और वो था मेरा सपना, जज बनने का सपना, जिसे मैं कभी भी किसी भी कीमत पर टूटने नहीं देना चाहती थी। मैं इधर अपनी पढ़ाई में पूरी तरह लगी हुई थी और उधर चाची के बेटे राघव की भी सरकारी नौकरी लग चुकी थी। उसकी नौकरी बहुत अच्छी मानी जाती थी और उसकी सैलरी भी काफी ज्यादा थी। पूरे परिवार में उसकी नौकरी की चर्चा होती रहती थी। चाची तो जैसे खुशी से जमीन पर ही नहीं चल रही थी। उन्हें अपने बेटे पर इतना घमंड हो गया था कि वो जहां भी जाती थी, बस उसी की बातें करती रहती थी। किसी शादी में जाओ तो राघव की तारीफ, किसी रिश्तेदार के घर जाओ तो राघव की तारीफ, कोई मेहमान घर पर आ जाए तो राघव की तारीफ। उनके पास जैसे कोई दूसरा विषय ही नहीं था। वो बार बार कहती थी कि मेरे बेटे जैसा कोई नहीं है। मेरे बेटे ने पूरे खानदान का नाम रोशन कर दिया है, उससे आगे कोई नहीं निकल सकता। देखो कितनी बड़ी नौकरी है उसकी, कितनी अच्छी तनख्वाह है। लोग तरसते हैं ऐसी नौकरी के लिए। और फिर वो मेरी तरफ इशारा करके हंसने लगती थी और कहती थी, कुछ लोगों को तो बड़े बड़े सपने देखने की आदत होती है, कोई जज बनने चला है। अरे हमारे पूरे खानदान में आज तक कोई जज नहीं बना, तो अब क्या बन जाएगा। मुझे तो उस दिन का इंतजार है जब इसके सारे सपने टूटेंगे, तब देखना कितना मजा आएगा। उनकी बातें सुनकर मुझे बहुत बुरा लगता था, लेकिन मैंने कभी उनके सामने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मुझे पता था कि बहस करके मैं अपना ही समय बर्बाद और खराब करूंगी। मैं ये भी जानती थी कि लोगों को जवाब शब्दों से नहीं, बल्कि अपनी सफलता से देना चाहिए। इसलिए मैं चुपचाप अपनी मेहनत करती रही। मैंने अपनी पूरी ताकत पढ़ाई में लगा दी थी। अब मेरी जिंदगी का हर दिन लगभग एक जैसा होता था। सुबह जल्दी उठना, पढ़ाई करना, नोट्स बनाना, पुराने पेपर हल करना और फिर देर रात तक किताबों के बीच बैठे रहना। कई बार तो ऐसा होता था कि मुझे समय का भी पता नहीं चलता था और जब सर उठाकर घड़ी देखती थी तो आधी रात बीत चुकी होती थी। लेकिन फिर भी मैं थकती नहीं थी, क्योंकि मेरे अंदर अपने सपनों को पूरा करने की आग थी। धीरे धीरे समय गुजरता गया और देखते ही देखते पूरे 2 साल बीत गए। इन 2 सालों में मैंने न किसी रिश्तेदार की परवाह की और ना ही लोगों की बातों की। मैंने बस अपनी मंजिल को सामने रखा और उसी की तरफ बढ़ती रही। आखिर वो दिन भी आ गया जब मैंने अपना बड़ा एग्जाम दे दिया। एग्जाम देकर बाहर निकली तो मेरे दिल को सुकून था, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की थी।
मुझे लगा कि मैंने जो कुछ पढ़ा था उसमें से ज़्यादातर सवाल आए थे और मैंने अच्छा पेपर किया था, लेकिन अब सब कुछ मेरे हाथ से निकल चुका था। अब सिर्फ रिजल्ट का इंतज़ार करना था और वही इंतज़ार सबसे मुश्किल होता है। मैं रोज़ ऊपर वाले से प्रार्थना करती थी और खुद को समझाती थी कि जो होगा अच्छा ही होगा। इसी बीच एक और खबर पूरे परिवार में फैलने लगी जिसने सबको हैरान कर दिया था। पता चला कि राघव का भ्रष्टाचार का केस चल रहा है। शुरुआत में किसी को विश्वास नहीं हुआ क्योंकि चाची ने हमेशा अपने बेटे को दुनिया का सबसे ईमानदार और सबसे अच्छा इंसान बताया था। लेकिन धीरे धीरे सच्चाई सबके सामने आने लगी। लोगों को पता चला कि जिस सरकारी विभाग में राघव काम करता था, वहां उसने सरकारी जमीन और सरकारी संपत्तियों को कुछ बड़े कारोबारियों को बेचने की कोशिश की थी। इतना ही नहीं, उस पर भारी रिश्वत लेने के भी आरोप लगे थे। मामला इतना बड़ा था कि जांच शुरू हो गई थी और बात अब कोर्ट तक पहुंच चुकी थी। पूरे परिवार में इसी बात की चर्चा होने लगी थी, लेकिन चाची अब भी इस बात को छुपाने की कोशिश कर रही थी। वो हर किसी से कहती थी कि उनके बेटे को फंसाया जा रहा है और वो बिल्कुल निर्दोष है, लेकिन लोग सब समझ रहे थे क्योंकि धुआं वहीं उठता है जहां कहीं न कहीं आग होती है। जिन लोगों के सामने वो कभी घमंड से सर उठाकर चलती थी, अब उन्हीं लोगों के सामने उनकी आवाज़ धीमी पड़ने लगी थी। हालांकि वो अभी भी अपनी पुरानी आदत नहीं छोड़ रही थी, लेकिन उनके चेहरे की चिंता साफ दिखाई देने लगी थी। दूसरी तरफ मैं अपने रिजल्ट का इंतज़ार कर रही थी। हर सुबह उठते ही मेरे मन में यही सवाल आता था कि आखिर परिणाम कब आएगा। मैंने अपनी पूरी मेहनत जो लगा दी थी, अब फैसला किस्मत और ऊपर वाले के हाथ में था। माँ भी रोज़ मंदिर में मेरे लिए प्रार्थना करती थी। पिताजी बाहर से शांत दिखते थे, लेकिन मैं जानती थी कि वो भी उतने ही बेचैन है जितनी मैं थी। रवि तो हर दिन मुझसे पूछता था कि दीदी, रिजल्ट कब आएगा, और हर बार मैं मुस्कुराकर कह देती थी कि जल्द ही आएगा। लेकिन सच तो ये था कि मेरा दिल भी अब तेजी से धड़क रहा था, क्योंकि ये सिर्फ एक रिजल्ट नहीं था, ये मेरे सपनों का फैसला था। ये तय करने वाला था कि मेरी वर्षों की मेहनत मुझे कहाँ लेकर जाएगी। एक तरफ राघव का मामला कोर्ट तक पहुंच चुका था और उसके भविष्य पर सवाल खड़े हो रहे थे, और दूसरी तरफ मैं अपने भविष्य के सबसे बड़े फैसले का इंतजार कर रही थी। समय जैसे रुक सा गया था और अब सबकी नजरें आने वाले दिनों पर टिकी हुई थी, क्योंकि बहुत जल्द एक ऐसा दिन आने वाला था जो कई लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देने वाला था। और फिर आखिरकार वो दिन ही आ गया जिसका मैं कई सालों से इंतजार कर रही थी। पूरे 1 महीने की बेचैनी के बाद मेरा रिजल्ट आने वाला था। उस दिन सुबह से ही मेरे हाथ कांप रहे थे। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि जैसे सीने से बाहर निकल आएगा। मैं बार बार वेबसाइट खोल रही थी और फिर बंद कर रही थी। आखिरकार जब रिजल्ट आया और मैंने अपना रोल नंबर देखा, तो कुछ पल के लिए मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। मैं स्क्रीन को बार बार देख रही थी, क्योंकि जो मैं देख रही थी वो किसी सपने से कम नहीं था। मैं सफल हो चुकी थी। मैं आज जज बन गई थी। मेरे सालों की मेहनत रंग ला चुकी थी। मेरे संघर्ष, मेरे आंसू, मेरी जागी हुई रातें सब सफल हो गई थी। उस पल मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। मैं चाहती तो उसी समय दौड़कर घर जाती और माँ पिताजी को ये खुशखबरी सुना देती, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने ये बात किसी को नहीं बताई, यहाँ तक कि अपने घर वालों को भी नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि 2 दिन बाद एक ऐसी बात होने वाली है जो सबकी जिंदगी बदल देगी। दरअसल 2 दिन के बाद राघव के केस का फैसला होना था, और जिस जज के सामने ये मामला चल रहा था वो रिटायर होने वाला था। उसकी जगह एक नए जज की नियुक्ति होने वाली थी, लेकिन ये बात बहुत कम लोगों को पता थी, इसलिए मैंने चुप रहने का फैसला किया। 2 दिन धीरे धीरे गुजर गए और आखिरकार वो दिन आ गया जब राघव के केस की सुनवाई होनी थी। उधर चाचा और चाची बहुत परेशान थे, क्योंकि उन्हें अपने बेटे की चिंता खाए जा रही थी। चाचा ने पहले वाले जज तक पहुंच बनाने की कोशिश की थी और उसे पैसे भी खिलाए थे ताकि फैसला उनके बेटे के पक्ष में आ जाए, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वो जज अब इस केस का फैसला करने वाला ही नहीं है, क्योंकि उसका कार्यालय खत्म हो चुका था और उसकी जगह नया जज आने वाला था। उस सुबह चाचा के चेहरे पर पहली बार डर साफ दिखाई दे रहा था। वो सीधे हमारे घर आए और पिताजी से बोले, भाई, आज राघव का फैसला है। मैं बहुत ही परेशान हूँ, तुम मेरे साथ चलो, मुझे अकेले अच्छा नहीं लग रहा। उनकी आवाज़ में आज घबराहट साफ सुनाई दे रही थी। पिताजी का दिल तो हमेशा से बहुत नरम था। उन्होंने कभी अपने भाई से नफरत नहीं की थी, चाहे सामने वाले ने उनके साथ कितना भी गलत क्यों ना किया हो। इसलिए वो बिना कुछ सोचे उनके साथ चल दिए। माँ भी चिंतित थी और मैं चुपचाप सब देख रही थी।
मेरे कई रिश्तेदार बुरे लोग नहीं थे, लेकिन सालों तक चाची के प्रभाव में रहने की वजह से उन्होंने भी कभी हमारा साथ नहीं दिया था। अब सब लोग अदालत पहुंच चुके थे। अदालत के बाहर बहुत भीड़ थी, क्योंकि मामला बड़ा था। सब लोग अंदर जाकर अपनी अपनी जगह बैठ गए। चाची के चेहरे पर घमंड नहीं बल्कि डर दिखाई दे रहा था। वो बार बार ऊपर वाले का नाम ले रही थी और चाचा बेचैनी से इधर उधर देख रहे थे। सब लोग नए जज का इंतजार कर रहे थे। फिर कुछ देर के बाद अदालत का दरवाजा खुला और सभी लोग खड़े हो गए। जैसे ही मैं अंदर आई और जाकर जज की कुर्सी पर बैठी, पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। कुछ पल के लिए किसी को विश्वास ही नहीं हुआ कि सामने बैठी लड़की वही दिव्या है, जिसे कभी लोग गरीब कहकर उसका मजाक उड़ाते थे, जिसे कभी रिश्तेदार अपने बराबर बैठाना तक पसंद नहीं करते थे, जिसे चाची हर बात पर नीचा दिखाती थी। आज वही दिव्या जज की कुर्सी पर बैठी थी। चाची और चाचा की आंखें फटी की फटी रह गईं। उनके चेहरे का रंग उड़ चुका था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कैसे हो गया। दूसरी तरफ जब पिताजी ने मुझे उस कुर्सी पर बैठे देखा, तो उनकी आंखों में आंसू भर आए। उनका सीना गर्व से चौड़ा हो गया था। वो मुझे देखते ही रह गए। शायद उन्हें उस पल अपनी सारी तकलीफें और संघर्ष याद आ गए होंगे। माँ की आंखों से भी आंसू बहने लगे थे और रवि तो खुशी से मुस्कुरा रहा था। मैंने खुद को संभाला और पूरी गंभीरता के साथ कार्यवाही शुरू करवाई, क्योंकि उस समय मैं सिर्फ उनकी बेटी नहीं थी, मैं एक जज थी। मेरे सामने कानून था और कानून के सामने सब बराबर थे। फिर मैंने पूरे केस की फाइलें मंगवाई, एक एक सबूत को ध्यान से देखा, गवाहों के बयान सुने और पूरी कार्यवाही को बहुत ध्यान से समझा। राघव के खिलाफ जो सबूत थे वो बेहद गंभीर थे। उसने सिर्फ रिश्वत ही नहीं ली थी, बल्कि सरकारी संपत्ति को गलत तरीके से बेचने की कोशिश भी की थी। और जांच के दौरान ये भी सामने आया था कि उसकी इन हरकतों की वजह से एक व्यक्ति की जान चली गई थी, लेकिन उस बात को दबाने की कोशिश की गई थी। मामला बहुत बड़ा था और किसी भी तरह की जल्दबाजी करना गलत होता। इसलिए मैंने पूरी सुनवाई के बाद 5 दिन के बाद फैसला सुनाने का आदेश दिया और अदालत स्थगित कर दी गई। जैसे ही मैं बाहर निकली, पूरे शहर में ये खबर आग की तरह फैल गई कि दिव्या जज बन चुकी है। वही दिव्या जिसे कभी लोग गरीब कहकर उसका मजाक उड़ाते थे, वही दिव्या जिसके सपनों पर हंसी उड़ाई जाती थी, वही दिव्या जिसके बारे में कहा जाता था कि वो कभी कुछ नहीं कर पाएगी, आज जज बन चुकी थी। हर तरफ उसी की चर्चा होने लगी। लोग कह रहे थे कि मेहनत सच में रंग लाती है, और जो लोग कभी उसके सपनों को टूटते देखने का इंतजार कर रहे थे, आज वही लोग उसकी सफलता की बातें कर रहे थे। और सबसे ज्यादा हैरानी चाची को हो रही थी, क्योंकि जिस लड़की को वो हमेशा छोटा समझती थी, आज वही लड़की कानून की कुर्सी पर बैठकर उनके बेटे के केस की सुनवाई कर रही थी। और फिर शाम को हम सब लोग खाना खाने बैठे हुए थे। मैं अपने कमरे में थी, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। माँ ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने चाची और चाचा जी खड़े थे। उनके हाथों में फलों की टोकरी थी। माँ और पिताजी के लिए कपड़े थे और मेरे छोटे भाई के लिए खिलौने थे। वो घर के अंदर आ गए। उनकी आवाज़ बहुत धीमी थी और वो माँ और पिताजी से बड़े सम्मान से बात कर रहे थे। ये सब देखकर मुझे बहुत हैरानी हो रही थी, क्योंकि मैंने उन्हें कभी इस तरह बात करते हुए नहीं देखा था। वो हमेशा घमंड में रहते थे और दूसरों को अपने से कम समझते थे, लेकिन आज उनके चेहरे पर परेशानी साफ दिखाई दे रही थी। उनकी आंखों में डर था और उनकी बातों में विनम्रता थी। माँ अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और बोली, आज आप लोग इतने बदले हुए क्यों लग रहे हैं? चाची बोली, भाभी, जो कुछ हुआ उसे भूल जाइए। मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ, बस आप मेरे बेटे को बचा लीजिए। माँ ने उनकी बात सुनते ही कहा, अच्छा, आज आप आपके बेटे पर बात आ गई है, इसलिए आप हमारे घर चली आईं, वरना पहले तो आपने कभी हमारी तरफ देखा तक नहीं। आप लोगों ने हमेशा हमें ठुकराया, हमारी बेइज्जती की, हमें घर से बाहर निकाला, और आज जब खुद पर मुसीबत आई है तो सर झुकाकर हमारे सामने खड़ी हैं। पिताजी ने माँ को शांत करने की कोशिश की और बोले, अब बस भी करो, ये लोग पहले से ही काफी परेशान हैं। लेकिन माँ तो चुप होने का नाम नहीं ले रही थी। उनकी आंखों में आंसू आ गए थे और सालों का दर्द उनके शब्दों में साफ झलक रहा था। वो बोली, तुम लोग नहीं जानते मैंने कितनी रातें रोते रोते हुए बिताई हैं। जब तुम लोगों ने हमें अपमानित किया था, तब तुम्हें हमारी तकलीफ दिखाई नहीं दी, लेकिन आज जब तुम्हारे अपने बेटे की बारी आई है तो तुम्हें सब कुछ याद आ गया। तभी मैं अपने कमरे से बाहर आई और धीरे से माँ के कंधे पर हाथ रखा। माँ ने मेरी तरफ देखा और तुरंत चुप हो गई। शायद वो समझ गई थी कि अब फैसला मुझे करना है। चाची मेरी तरफ देखते हुए बोली, बेटा, तुम तो समझदार हो, तुम सब समझती हो, हमें माफ कर दो।
मेरा बेटा गलत हो सकता है लेकिन वो बुरा नहीं है, उससे गलती हो गई है। मैंने कुछ पल उनकी तरफ देखा, फिर शांत आवाज में कहा, माफ करने का मतलब ये नहीं होता कि इंसान सब कुछ भूल जाए और अपने फर्ज से मुंह मोड़ ले। जो कुछ भी राघव ने किया है वो बहुत बड़ा अपराध है और उसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। मैं वही फैसला करूंगी जो कानून के अनुसार सही होगा। मेरी बात सुनकर चाची की आंखों से आंसू बहने लगे। चाचा भी चुप खड़े रहे, फिर उन्होंने कहा, बेटा, हमें तुम पर भरोसा है। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि उसके साथ कोई अन्याय न हो। मैंने सर हिलाकर कहा कि आप चिंता मत कीजिए, मैं किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगी, न उसके साथ और न उन लोगों के साथ जिनके साथ उसने गलत किया है। मेरी बात सुनकर चाची और चाचा धीरे से खड़े हो गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, बस तुम ध्यान रखना और जो भी फैसला करोगी हमें मंजूर होगा। इतना कहकर वो घर से चले गए। उनके जाने के बाद पूरे घर में अजीब सी खामोशी फैल गई। मैं भी अपने कमरे में चली गई और पिताजी माँ के पास बैठ गए। पिताजी उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन माँ अब भी दुखी थी। कुछ देर के बाद पिताजी मेरे पास आए और बोले, इसका मतलब क्या तुम उसे फांसी की सजा दिलवाओगी? मैंने कहा, नहीं, वो मेरे रिश्तेदार हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसे बेगुनाह साबित कर दूं, लेकिन ये भी नहीं कि मैं उससे दुश्मनी निकालूं। जो सजा उसके लिए तय होगी वही उसे मिलेगी और जो कानून कहेगा वही होगा। पिताजी ने मेरी बात सुनी और चुपचाप सर हिला दिया। उस रात मैं अपने कमरे में आ गई, लेकिन मेरी आंखों में नींद नहीं थी। मैं बिस्तर पर लेटी छत को देखती रही। बार बार चाची और चाचा का झुका हुआ चेहरा मेरी आंखों के सामने आ रहा था। उनका डर, उनका दर्द और अपने बेटे के लिए उनकी बेबसी मुझे सोचने पर मजबूर कर रही थी। लेकिन दूसरी तरफ मुझे वो लोग भी याद आ रहे थे जिन्हें राघव की वजह से तकलीफ हुई थी। मैं जानती थी कि अगर मैं रिश्तेदारी देखकर फैसला करूंगी तो ये न्याय नहीं होगा, और अगर सिर्फ गुस्से में फैसला करूंगी तो वो भी गलत होगा। इसलिए मैंने मन ही मन तय कर लिया कि मैं सिर्फ सच का साथ दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे अपने ही लोगों के खिलाफ क्यों ना जाना पड़े। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो सूरज काफी ऊपर आ चुका था। मैं तैयार होकर घर से निकली, लेकिन रास्ते भर मेरे मन में वही बातें घूमती रहीं। मुझे पता था कि आने वाले दिन आसान नहीं होंगे, क्योंकि अब ये मामला सिर्फ एक अपराधी की सजा का नहीं था, बल्कि कई लोगों की जिंदगी उससे जुड़ी हुई थी और मुझे ऐसा फैसला लेना था जिस पर मुझे जिंदगी भर पछतावा न हो। और फिर आगे कार्यवाही का दिन आ गया, जिसका सबको इंतजार था। आज राघव के मामले की अंतिम सुनवाई होने वाली थी। अदालत लोगों से भरी हुई थी, हर किसी की नज़र सिर्फ फैसले पर टिकी हुई थी। चाची और चाचा भी वहां मौजूद थे। उनके चेहरे पर उम्मीद और डर दोनों साफ दिखाई दे रहे थे। वो बार बार मेरी तरफ देख रहे थे, जैसे उनकी सारी उम्मीदें मुझसे जुड़ी हुई हों। कुछ देर के बाद सुनवाई शुरू हुई और जब सभी ज़रूरी बातें पूरी हो गईं, तो आखिर वो समय आ गया जिसका सबको इंतज़ार था। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया और मैंने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि सभी सबूतों और गवाहों को ध्यान में रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि राघव भ्रष्टाचार करने और एक इंसान की जान के मामले में दोषी पाया गया है। इसलिए उसे 10 साल की कैद और 50 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई जाती है। मेरी बात खत्म होते ही पूरे कमरे में हलचल मच गई। चाची की आंखों से आंसू बहने लगे और चाचा का सर झुक गया। राघव कुछ पल तक चुप खड़ा रहा, फिर पुलिस उसे अपने साथ लेकर चली गई। धीरे धीरे सभी लोग वहां से जाने लगे और कुछ ही देर में अदालत खाली हो गई। मैं भी अपने घर वापस आ गई। घर पहुंचकर मैं माँ और पिताजी के पास जाकर बैठ गई। कुछ देर तक हम तीनों चुप रहे, फिर मैंने धीरे से कहा, मैंने वही किया जो सही था। मैंने अपने फर्ज को रिश्तों से ऊपर रखा और सिर्फ कानून का साथ दिया। मेरी बात सुनकर पिताजी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके चेहरे पर संतोष था। माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उन आंसुओं में दुख नहीं बल्कि गर्व था। उन्होंने प्यार से मेरा हाथ पकड़ा और मेरी तरफ देखते हुए मुस्कुरा दी। तब मैंने उनसे कहा कि मैं आप दोनों से वादा करती हूँ कि मैं कभी भी गलत रास्ते पर नहीं चलूंगी। मैं कभी रिश्वत नहीं लूंगी और ना ही अपने फर्ज के साथ कोई धोखा करूंगी, चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना आ जाए। मैं हमेशा सच और ईमानदारी का साथ दूंगी। मेरी बात सुनकर माँ और पिताजी बहुत खुश हुए। उन्होंने मुझे ढेर सारी दुआएं दी और प्यार से मेरे सर पर हाथ फेरा। उस दिन के बाद से हमारी जिंदगी बदलने लगी। धीरे धीरे हमारी सारी परेशानियां खत्म होने लगीं। लोगों का हमारे प्रति नजरिया बदल गया था। अब हर कोई हमारा सम्मान करता था। कुछ समय के बाद हमने अपना छोटा सा घर छोड़ दिया और एक बड़े और अच्छे घर में रहने चले गए। माँ और पिताजी की खुशियां देखकर मुझे सबसे ज्यादा सुकून मिलता था। फिर कुछ समय के बाद मेरे लिए रुद्र का रिश्ता आया। वही रुद्र
जिसने पहले भी मेरे लिए रिश्ता भेजा था, लेकिन उस समय हालात अलग थे। अब वो एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था और उसने दोबारा मेरे लिए रिश्ता भेजा। इस बार मैंने भी बिना ज़्यादा सोचे समझे हाँ कर दी, क्योंकि मैं जानती थी कि वो एक अच्छा इंसान है और मेरी इज्जत करता है। कुछ ही समय के बाद हमारी शादी हो गई। शादी के बाद भी मैंने अपना काम नहीं छोड़ा। मैं पहले की तरह मेहनत और ईमानदारी से अपना फर्ज निभाती रही। रुद्र ने हमेशा मेरा साथ दिया। उसने कभी मुझे रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि हर कदम पर मेरा हौसला बढ़ाया। मैं अपनी कमाई का एक हिस्सा हमेशा माँ को देती थी, क्योंकि मैं जानती थी कि आज मैं जो कुछ भी हूँ उनकी वजह से हूँ। अब माँ और पिताजी बहुत आराम और खुशी की जिंदगी जी रहे थे। रुद्र मुझसे बहुत प्यार करता था और मेरी हर बात का सम्मान करता था। हमारी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। समय के साथ हमारी खुशियाँ और भी बढ़ती चली गईं। जिंदगी ने मुझे एक बहुत ही बड़ी सीख दी थी कि पैसा इंसान को बदल सकता है, लेकिन इंसान की असली पहचान उसके चरित्र और ईमानदारी से होती है। अगर इंसान के पास बहुत पैसा हो लेकिन उसके अंदर सच्चाई न हो, तो वो कभी खुश नहीं रह सकता। लेकिन जो इंसान अपने फर्ज को ईमानदारी से निभाता है और सच का साथ देता है, उसे देर से ही सही लेकिन सफलता ज़रूर मिलती है। आज मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। मेरे पास एक अच्छा परिवार है, एक प्यार करने वाला पति है, मेरे माँ पिताजी की दुआएं हैं और सबसे बड़ी बात, मेरे मन में कोई पछतावा नहीं है। मैं हर दिन ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे हर मुश्किल समय में सही रास्ता दिखाया और मुझे ये समझाया कि इंसान को कभी भी अपने फ़र्ज़ के साथ गद्दारी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आखिर में जीत हमेशा सच्चाई और ईमानदारी की ही होती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।